अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात के दरमियान एटमी ताकतें खासकर चीन ने 2022 में अपनी एटमी हथियारों पर सरमायाकारी में मुसलसल तीसरे साल भी किया इजाफा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का बयान, कहा चीन की दुनिया भर में अपनी फ़ौजी असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिशों के खिलाफ बाइडेन के जानिब से किए गए इक़दाम नतीजा खैज़ रहे। सूडान में सऊदी अरब और अमेरिका ने एक दिन की जंगबंदी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू होने की मज़म्मत करते हुए इसे अफसोसनाक दिया करार। सऊदी अरब ने प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों कंपनियों की खुली मकामात पर दोपहर के वक्त ड्यूटी लेने पर पाबंदी आयद कर दी। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोगों को 5 गारंटी देने का किया ऐलान, कहा उनकी रियासत में हुकूमत बनते ही इन गारंटी को किया जाएगा पूरा। अब खबरें तफसील से। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात के दरमियान एटमी ताकतें खासकर चीन ने 2022 में अपने एटमी हथियारों पर सरमायाकारी में मुसलसल तीसरे साल इजाफा कर दिया है। पीर को यानी कल इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिशन न्यूक्लियर वेपन ICAN की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 9 एटमी ताकतों ने अपने न्यूक्लियाई हथियारों पर 2022 के दौरान 82 अरब 90 करोड़ डॉलर खर्च किए। इसमें आधे से ज़्यादा खर्चा अमेरिका ने किया। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बरतानिया, चीन, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका के पास मौजूद एटमी हथियारों की तफसील है। रिपोर्ट के मुताबिक रबा साल के शुरू में इन ममालिक के पास मौजूद हथियारों की तादाद 2022 के शुरू में उनके पास मौजूद 12,710 से कम होकर 12,512 रह गई है। इनमें से कुछ ऐसे पुराने हथियार भी शामिल है जिनको तोड़ा जाना है। ताहम SIPRI के रिपोर्ट के मुताबिक 9,576 एटमी हथियार इन ताकतों की फौजी ज़ख़ीरे में शामिल हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुमकिन इस्तेमाल के लिए फौजी ज़ख़ीरे में शामिल इन हथियारों की तादाद में गुज़िश्ता साल के कबल के मुकाबले 86 नए हथियार शामिल किए गए हैं। SIPRI के डायरेक्टर देन स्मिथ ने मीडिया को बताया कि हम शायद इस मकाम पर पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं जहां काफ़ी अरसे तक कम होते कीमियाई हथियारों की तादाद बढ़ने लगी है। इस्तेमाल के काबिल एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे की तरफ इशारा करते हुए डेन स्मिथ का कहना था कि ये तादाद अब बढ़ रही है। ताहम उनका कहना था कि ये तादाद अब भी 1980 की दहाई में मौजूद एटमी हथियारों के सबसे बड़े ज़ख़ीरे से बहुत ही कम है जो कि उस वक्त 70,000 थे। ज़ेर बहस के दौरानिया के दौरान सबसे ज़्यादा इजाफा चीन के एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे में देखने में आई जो कि 350 से बढ़कर 410 हो गई। इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया ने भी अपने ज़ख़ाइर में इजाफा किया जबकि रूस ने अपने ज़ख़ाइर में मामूली इजाफा किया जो कि 4,477 से बढ़कर 4,479 हो गई। बाकी एटमी ताकतों ने अपने हथियारों की तादाद को बरकरार रखा। डेन स्मिथ का कहना था कि बड़ी तस्वीर यह है कि गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान एटमी हथियारों की तादाद में कमी होती रही जिसका अब इख्तिताम हो गया। ICAN जिसको 2017 के अमन का नोबेल इनाम दिया गया था के मुताबिक 2021 के मुकाबले में एटमी हथियारों पर खर्च किए गए रकम में 3% इजाफा देखा गया। ये मुसलसल तीसरा साल है जब एटमी हथियारों पर खर्च किए गए रकम में इजाफा देखा गया। 2022 में एटमी हथियारों पर खर्च किए गए कुल रकम का मतलब यह है कि गुज़िश्ता साल हर मिनट के अंदर 1,57,464 डॉलर एटमी हथियारों पर खर्च किए गए। वाशिंगटन ने 2022 में 43.07 अरब डॉलर रकम खर्च किए जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले मामूल से कम है लेकिन दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। चीन ने गुज़िश्ता साल 11.07 अरब डॉलर रकम खर्च किए जबकि रूस ने 9.06 अरब डॉलर। 2021 के मुकाबले में दोनों ममालिक ने 6% ज़्यादा रकम खर्च की। गुज़िश्ता साल एटमी हथियारों पर इंडिया की जानिब से सबसे ज़्यादा रकम खर्च किए गए। इंडिया ने एटमी हथियारों पर 2.07 अरब डॉलर खर्च किए जो कि 2021 के मुकाबले में 21.08% ज़्यादा है जबकि बरतानिया ने अखराजात में 11% का इजाफा किया है। چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا اینقدر گیر میدن؟ مگر تلاش هسته‌ای در دنیا فقط ما داریم میکنیم؟ علتش البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده که ایران دنبال
تسلیحات هسته‌ای نیست. هم سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره. ما با کشتار دست جمعی مخالفیم، خلاف دین، خلاف اسلام. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन की दुनिया में अपनी फ़ौजी असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिशों के खिलाफ सदर जो बाइडन की जानिब से किए गए इक़दाम नतीजा खैज़ रहे हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने चीनी फ़ौजी असर और रसूख के क्यूबा में हवाले से कहा कि हमारी सफारती कोशिशों के ब्याज चीनी पेशकदमी में सुस्ती आई है। ताहम चीन पर क्यूबा में जासूसी की गर्ज से बनाए गए फ़ौजी अड्डे के इल्ज़ामात को बीजिंग ने मुस्तरद कर दिया है। एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का इल्म था कि चीन ने 2019 के दौरान जासूसी की गर्ज से क्यूबा में कायम मकामात को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है, ताहम उसको रोकने के लिए की गई कोशिशें कारआमद नहीं थी। वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने बताया कि बाइडन इंतजामिया के अहदेदारों को चीनी इक़दाम के बारे में आगाह किया गया, जिसके तहत बीजिंग के अड्डे कायम कर रहा था ताकि अक्सरी असर और रसूख कायम कर सके। For kicking us off, thank you for sharing so much of the remarkable work that's been done, but especially thank you for helping to lead this effort to fulfill the commitment that President Biden and I have made to Afghans who stood with us over so many years. Sean, Kinetic, thank you for bringing us together today, but especially for your extraordinary leadership of the Afghan EVAC Coalition. Now, virtually every one of us in this room, in some fashion or another, has been on the receiving end of Sean's tenacious advocacy. Maybe that's another possible first name, tenacious. But I can say this. Our Afghan partners are deeply, deeply fortunate to have you in their corner. And we're grateful to have Sean as a partner. To everyone else who's here, members of Congress, including Representative Nunn, leaders from across this department who've been playing key roles in this relocation effort, including our ambassador to Qatar, Timmy Davis. To the entire CARE team, to our Assistant Secretary for Consular Affairs, Rena Bitter, who's done remarkable work, to John Bass, who has his heart and soul in this effort, and so many other colleagues, and especially to our Afghan EVAC Coalition volunteers joining us from around the country, some in this room today, some virtually. Now, as you heard from Sean, it's actually very fitting that we're meeting in this particular place, the National Museum of American Diplomacy. It honors the contributions of generations of diplomats and aid workers, locally employed staff, civil society partners throughout our history, including in Afghanistan. There's actually a Great Seal emblem from the U.S. Consulate in Herat, a plaque remembering Anne Smittengoff, an extraordinary Foreign Service officer who gave her life while delivering books to a school in Zabul province, and a collection of the very books that she and her colleagues were delivering on that day. These items are a reminder not only of the contributions of our diplomats, but also of the courage and sacrifice of our service members over 2 decades in Afghanistan. Their professionalism was on extraordinary display during the evacuation, when they put their lives on the line to help bring more than 120,000 people to safety. American citizens, Afghan partners, citizens of partner countries. 13 American heroes gave their lives in that operation. We honor them and all who served in Afghanistan for their truly extraordinary service. When President Biden brought an end to America's longest conflict, he made a commitment that the United States would continue to relocate and resettle our Afghan partners. We are determined, I am determined, to fulfill that pledge just as this group is. And together, that's what we're doing. What began as a 6:30 a.m. call between 7 groups in August of 2021 has now evolved into a coalition of more than 200 groups, thousands of volunteers. Many of you are veterans. Catalina Gasper was deployed to Afghanistan
from 2018 to 2019. She worked closely with Shams, a facility manager on her compound, and after Kabul fell, Catalina helped evacuate Shams and other SIV applicants. Shams, his wife, his 2 young children are now here with us in Virginia. He and Catalina still get together regularly to share a meal. Others in this coalition are Afghans drawn to serve their fellow Afghans. Samad served in Embassy Kabul from 2012 to 2014, where he helped coordinate development programs for USAID. He came to Arlington, Virginia as an SIV in 2014. In August 2021, he volunteered his Dari and Pashto skills to help guide our Afghan partners to rendezvous sites in Kabul. Now, as a volunteer at the Afghan Evac Coalition, he helps newly arrived Afghans by sharing his own experience and answering their questions about resettling in the United States. And many in the coalition are Americans who had never even set foot in Afghanistan. Teachers, humanitarian workers, firefighters, other citizens who wanted to help their fellow human beings in a time of need. Danielle Cosgrove, a former protection officer for the UN Refugee Agency, remotely helped eligible Afghans safely pass through the gates at Hamid Karzai International Airport and get onto planes that were heading to safety. For Catalina, for Samad, for Danielle, who are here with us today, for so many of you in this room, this wasn't a question of whether you would help, but how. You've risen to the challenge with incredible integrity and persistence. सऊदी अरब और अमेरिका ने एक दिन की जंगबंदी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू होने की मसम्मत करते हुए उसे अफसोसनाक करार दे दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि सूडानी फौज और पैरामिलिट्री रैपिड फोर्स ने जंगबंदी के दौरान अपनी फोर्सेस के कंट्रोल एंड कमांड का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इंसानी इमदाद की कार्रवाइयाँ मुमकिन हो सकी, लेकिन हम लड़ाई दोबारा शुरू होने की मसम्मत करते हैं। इतवार को जंगबंदी ख़त्म होने के बाद दारुल हुकूमत खुल्तुम में दोबारा झड़पें और गोलीबारी शुरू हो गई। खुल्तुम की रिहायशियों ने बताया कि दारुल हुकूमत के मशरक़ी मज़ाफ़ात में दरियाई नील के मशरक़ी इलाक़े में तोप खाने से फायरिंग की गई, जबकि खुल्तुम में मुख्तलिफ नौइयत के धमाकों और झड़पों की इत्तलात हैं। वाज़ह है कि सूडान वुस्त अप्रैल से एक महलिक तनाज़े में उलझा हुआ है, जबकि मुल्क की फ़ौज के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और उनके साबिक़ नायब और रैपिड सपोर्ट फोर्स के मौजूदा कमांडर मोहम्मद हमदान के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। 15 अप्रैल से सूडान में जारी मसला तसादुम के बाद से अब तक डेटा प्रोजेक्ट के मुताबिक 1800 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, यानी 1800 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ये तो सरकारी रिपोर्ट है और इससे भी ज़्यादा होने के इम्कान हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक तनाज़ात से तकरीबन 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 4,76,000 ऐसे हैं जिन्होंने पड़ोसी ममालिक में पनाह ली है। क़ब्ल अज़ीज़ सऊदी अरब और अमरीका के सालिसी में होने वाली मुज़ाकरात के अलावा मुतअद्दिद बार जंगबंदी के ऐलान के बावजूद लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। मिस्र में सोशल मीडिया पर एक मिस्री शहरी की वीडियो वायरल हुआ है, जो राहगीरों में 45 साल से रोज़ाना मुफ्त नाश्ता तकसीम कर रहा है। इजिप्ट मीडिया के मुताबिक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मिस्री शहरी टेबल पर नाश्ते की अशिया सजाए हुए हैं और वहां से गुजरने वाले हर शख्स को मुफ्त नाश्ता दे रहा है। नाश्ते में पनीर, हलावा, तेल से तैयार करदा मीठी डिश, सलाद और तईमा दाल की तैयार करदा अरबी पकौड़े मौजूद हैं। मुफ्त नाश्ता फराहम करने वाला मिस्री शख्स कुरान करीम की वो आयत भी तिलावत कर रहा है जिसमें अल्लाह ताला ने ज़रूरतमंदों को खिलाने वालों की तारीफ़ की है। मिस्री शहरी हर राहगीर से पहले दरियाफ्त करता है कि उसे नाश्ते में क्या पसंद है। उसकी पसंद के मुताबिक नाश्ता दिया जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई अफराद नाश्ते की तैयारी में मिस्री शहरी की मदद भी करते नजर आ रहा है। सऊदी वजारत अफरात क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों व कंपनियों से खुले मकामात दोपहर के वक्त ड्यूटी लेने पर पाबंदी फैसले पर अमल कराया जाए। सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले मैदान में ड्यूटी लेने पर पाबंदी होगी।
अमल दरामद जुमरात 15 जून से 15 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि पाबंदी पर अमल दरामद नेशनल काउंसिल बराए सलामती व पेशा वाराना सेहत के साथ ताउन से कराया जाएगा। वजारत का कहना है कि पाबंदी का फैसला प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की सेहत व सलामती की तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें सेहत खतरात से बचाने के खातिर किया गया है। पेशा वाराना सेहत व सलामती के हवाले से बैनुल अक़वामी मयार अपनाया जा रहा है। वजारत अफराद क़ुव्वत ने प्राइवेट कंपनियों व इदारों के मालिकान से कहा है कि वो अपने यहाँ औकात कार मुनज़्ज़म करें और पाबंदी को मद्देनज़र रखकर ड्यूटी के लिए नए शेड्यूल जारी करें। वजारत का कहना है कि दोपहर के वक्त काम पर पाबंदी न करने की रिपोर्ट या मोबाइल पर वजारत के ऐप के ज़रिए की जा सकती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पीर को यानी कल रियाद में अरब और जज़ायर पैसिफिक के तरक्की पसीद छोटे ममालिक का वज़ारती इजलास के मौके पर कई मुल्क के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की है। अरब मीडिया के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज अल मालिकी से मुलाकात में उन्हें आलमी इवेंट के बैनुल अक़वामी तंजीम बेरो इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोजिशनर BIE में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ममलिकत रियाद में वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की हिमायत पर फ़लस्तीन का शुक्रगुजार हूँ। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया और ताज़ा तरीन इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने शाम के वज़ीर ख़ारजा फैसल अल मिक़दाद से भी मुलाकात में शाम और वसी तर ख़ित्ते में होने वाले पेशरफ़्त का जायज़ा लिया और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बहरीनी हम मुनसिब अब्दुल लतीफ़ अल ज़यानी से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात और ताउन के मुख्तलिफ़ शोबों में उन्हें इस्तवार करने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। سيادة الرئيس، نجتمع اليوم بصفتنا مجموعتين لدول تعكس مصالح وتطلعات شعوب إقليمين مختلفين وهما المنطقة العربية ومنطقة الباسيفيك. وبالرغم من التباعد الجغرافي بين المنطقتين إلا أننا بوسعنا خلق أرضية مشتركة ونقاط التقاء بين مصالحنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الهامة للجانبين. وتدرك جامعة الدول العربية باهتمام تطلعات ومخاوف دولكم الموقرة، ولقد قطعتم آلاف الأميال من منطقتكم صوب منطقتنا، وهذا إنما يعكس حرصكم على تقريب وجهات النظر إزاء القضايا المختلفة وتشارك الطموحات نحو مستقبل أفضل لدولنا وشعوبنا. ونود أن نؤكد أن الجانب العربي مستعد للتعاون معكم في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من بينها قضايا تغير المناخ مثلما تحدثتم، والاستجابة للأوبئة، والأمن البحري، وحماية البيئة، والأمن الصحي، وكلها نقاط تحدثتم فيها. إن كل من المنطقتين العربية والباسيفيكية تحتل مكانة कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंच गई और कांग्रेस की इंतखाबी तशरीह का बिगल फूंकते हुए लोगों को 5 गारंटी देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वादा किया है कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही इन गारंटी को पूरा किया जाएगा। जबलपुर में मुनक्किदा जलसे-ए-आम में प्रियंका गांधी ने रियासत के शिवराज सिंह चौहान की क़यादत वाली हुकूमत पर जमकर हमला किया और मौजूदा दौर की सियासत का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में 18 साल से बीजेपी की हुकूमत है और उसने सिर्फ वादे और ऐलानात करने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि गुज़िश्ता 3 सालों में सिर्फ 21 लोगों को ही ये हुकूमत की मुलाजमत दी जा सकी है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने रवा साल होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात से मुतालिक आवाम से 5 वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में हर खातून को 1500 रुपये माहाना दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 1000 रुपये में नहीं बल्कि 500 रुपये में मिलेगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, जबकि 200 यूनिट बिजली की निस्फ रकम अदा करनी होगी। सरकारी मुलाजमतों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज किया जाएगा और किसानों की कर्ज माफ़ी को जारी रखा जाएगा। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत को घोटालों की हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत
220 माह से रियासत में बरसर इख्तदार है और इस दौरान 225 घोटाले किए हैं। इससे साफ है कि हर माह एक घोटाला हुआ। साथ ही प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुखालिफिन के जरिए गाली देने का मामला उठाया था। इस पर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी की गाली वाली फहरिस्त से मध्य प्रदेश के घोटालों की फहरिस्त कहीं तवील है। यहाँ नर्मदा नदी हो, महाकाल कॉरिडोर हो, घोटाले के मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो यहाँ वोट मांगने नहीं आई हैं, लोगों को जगाने आई हैं। उन्होंने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि जो कुछ बताया और दिखाया जाता है वो हकीकत से कोसों दूर है। इसके लिए उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया। उसके जरिए लोगों से कहा कि वो मीडिया के बातों पर भरोसा ना करें बल्कि हकीकत को जाने और खुद फैसला ले। वाज़ेह है कि रियासत में रवा साल असम्बली इंतखाबात होने वाले और प्रियंका गांधी असम्बली इंतखाबी तशहीर का बिगुल बजाने पहुंची है। वो बजरिया तैयारा जबलपुर पहुंची और उसके बाद नर्मदा नदी के साहिल पर गोवारी घाट पर पहुंचकर उन्होंने पूजा की और नर्मदा मैया की आरती की। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के रियासती सदर कमलनाथ, रुकन पार्लियामेंट विवेक समेत तमाम दीगर लीडरान भी मौजूद थे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि वो आए और हम सबको और आप सबको संबोधित करें। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मेरे साथ एक बार कहिए, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। सबसे पहले तो अपनी बहनों का और अपने भाइयों का स्वागत करना चाहती हूँ जो इतने समय से इतनी कड़ी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका स्वागत। श्री जेपी अग्रवाल जी, श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री विवेक तनखा जी, श्री राजमणि पटेल जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री कांतिलाल भूरिया जी, श्री अरुण यादव जी, श्री अजय सिंह जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, संजय कपूर जी, जीतू पटवारी जी, जयवर्धन सिंह जी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने भी उपस्थित नेतागण हैं जो मंच पे बैठे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, उन सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी जैसे महापुरुष इस देश को दिए। आदि विद्रोही टांट्या भील जी जैसे क्रांतिकारी पैदा किया। इस धरती ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सेठ गोविंद दास जी जैसे महापुरुष हमें दिए। इस धरती को, जैसे आपने कहा, संस्कार धानी कहा जाता है। यहाँ ऐसी महिलाएं पैदा हुई जो सत्य के लिए लड़ी, क्रांतिकारी थीं और जिन्होंने इस धरती को और भी गर्वित किया। रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई, अवंतीबाई लोधी जी, ये उन्हीं की धरती है। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं तो हम सब उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और इस धरती ने देश भर में आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया। इसीलिए आज यहाँ खड़े होकर हम आराध्य बड़ा देव जी को प्रणाम करते हैं और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं है, भारत का दिल है, भारत की जान है।
ये जो संस्कार धानी धरती है आपकी कहलाती जाती है, इसने साहित्य, संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, इसने हमारे देश को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा संविधान बना और ये जो आधुनिक भारत है, इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा। आज जब मैं नर्मदा पूजन करने गई तो मैं सोच रही थी कि यहाँ इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहाँ लाती है? हम सब नर्मदा पूजन करते हैं, हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था राजनीति में भी होनी चाहिए। इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। और जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उनके दिलों में इस तरह की आस्था थी। सब कुछ न्यौछावर करके कभी कभी कुछ लोगों ने अपना जीवन दान दिया, कुछ लोगों ने अपने जितने भी घर थे, सब जितना भी उनके का धन था, सब कुछ दान दिया और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े। तो वो तो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके दिलों में एक आस्था थी भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है। चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत के घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। तो आज यहाँ खड़े होकर, इस संस्कार धानी धरती पर खड़े होकर, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्यौछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे। आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका। लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हुआ, आज मैं अपने नोट पढ़ रही थी यहाँ आने के लिए, भाषण देने के लिए, तो मैं पढ़ रही थी कि कितनी बेरोजगारी है,
कि शिक्षा के कोई संस्थान नहीं खोले, महंगाई कितनी बढ़ गई है। और मुझे ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि 3 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी हैं। तो मैंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया, मैंने कहा ये गलत होगा, सही नहीं हो सकता ये आंकड़ा, इसको चेक करो, क्योंकि मैं मंच पे बोलूँगी तो गलत चीज़ नहीं बोलनी चाहिए मुझे। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं। ये किसकी सरकार है और कैसे चल रही है? और आप अगर आज जागरूक नहीं होंगे और आप ये समझेंगे नहीं कि ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये जो रिश्वत राज है इनका, जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए एक नारा 80 हटाओ बीजेपी हटाओ लेकर आई है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2024 में बीजेपी के इक़्तिदार से हटाना है तो उत्तर प्रदेश के वोटों की रियासत की तमाम लोकसभा सीटों पर बीजेपी की शिकस्त को यकीनी बनाना है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी के कुछ लीडरों ने यह बयान दिया था कि उनकी पार्टी रियासत के तमाम 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी। तो अखिलेश ने कहा कि बीजेपी तमाम 80 सीटें खो देंगी। बीजेपी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जो कहती है वो नहीं करती, जो करती है वो नहीं बताती। यूपी के वजीर आला बदअनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा करते हैं, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में बदअनवानी और जुराइम को सरपरस्ती हासिल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात के दरमियान एटमी ताकतें खासकर चीन ने 2022 में अपनी एटमी हथियारों पर सरमायाकारी में मुसलसल तीसरे साल भी किया इजाफा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का बयान, कहा चीन की दुनिया भर में अपनी फ़ौजी असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिशों के खिलाफ बाइडेन की जानिब से किए गए इक़दाम नतीजा खैज़ रहे। सूडान में सऊदी अरब और अमेरिका ने एक दिन की जंगबंदी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू होने की मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक दिया करार। सऊदी अरब ने प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों कंपनियों की खुली मकामात पर दोपहर के वक्त ड्यूटी लेने पर पाबंदी आयद कर दी। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोगों को 5 गारंटी देने का किया ऐलान, कहा उनकी रियासत में हुकूमत बनते ही इन गारंटी को किया जाएगा पूरा। खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.